लास्ट क्लास का पहला रिफ्रैक्शन क्या था? रिफ्रैक्शन बताओ, व्हाट इज रिफ्रैक्शन? बेसिकली ट्रांसमिशन, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए? चेंज ऑफ डायरेक्शन। कब? व्हेन रे पासेस थ्रू बाउंड्री। फिर स्नेल्स लॉ, ये समझ में आ गया था सबको? क्या बताएं कैसे लिखना है स्नेल्स लॉ? एन साइन आई बाई साइन आर या एन वन इंटू साइन थीटा वन? एन वन इंटू साइन थीटा वन। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने टाइप का था? दो। क्या क्या? एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो सकता है? आई मीन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रादर हमेशा क्या होता है? ग्रेटर देन 1, बट रिलेटिव 1 से कम भी हो सकता है। देन रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ में एक फॉर्मूला हम लोग डिराइव किए थे, क्या था वो? ये ऑफ कोर्स था फॉर रिफ्रैक्शन एट कैसा सरफेस? प्लेन सरफेस। फॉर रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस n2 by v minus n1 by u इक्वल टू 0। लेकिन इसमें एक और कंडीशन था, ये इस पर कुछ क्वेश्चन भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें और क्या बताए थे, क्या क्या इंपॉर्टेंट था? n1 और n2 क्या होना चाहिए? एक तो ठीक है, एक तो पहला चीज तो था कि कैसे इंसिडेंस के लिए नियर नॉर्मल इंसिडेंस, नियर नॉर्मल इंसिडेंस। और दूसरा क्या था? आई मीन n1 क्या था और n2 क्या था? n1 और n2 किससे डिसाइड करना था? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज से या इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड रे? इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे। और वो दोनों कहाँ देखेंगे? नियर बाउंड्री। तो वो हमेशा ध्यान रखना है। ये क्या था? n1 मीडियम विच कंटेन्स इंसिडेंट रे, कहाँ पे? नियर बाउंड्री। और n2 मीडियम विच कंटेन्स रिफ्रैक्टेड रे नियर बाउंड्री। फिर ये बताए थे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें क्या सीखे थे? पहला कंडीशन क्या था? रे हैज टू ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। तो डेंसर टू रेयरर, डेंसर और रेयरर का क्लासिफिकेशन एब्सोल्यूट है या चेंज करता है इंसिडेंट वेव के साथ? और दूसरा कंडीशन क्या था? एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी स्लाइटली ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ये भी इंपॉर्टेंट है। इस पे आज हम लोग इस पे भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। और क्या हम लोग डिस्कस किए थे? एट द एंड 2 क्वेश्चन दिए थे सॉल्व करने, कोशिश किए थे। वो 2 प्रॉब्लम था। स्लैब पे इंसिडेंट था, वही था ना? लेकिन उस क्वेश्चन के पहले लेट अस डू वन थिंग। हम लोग पहले डिस्कस करते हैं डेविएशन। जैसे याद होगा रिफ्लेक्शन के केस में डेविएशन बताए थे। इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन एट प्लेन मिरर डेविएशन आया था ना? कितना था वो? फॉर प्लेन मिरर डेविएशन हम लोग एक ग्राफ भी प्लॉट किए थे। तो प्लेन मिरर अगर है, ये इंसिडेंट रे है, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, तो दिस इज व्हाट इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन, या कहीं कहीं एंगुलर डेविएशन भी लिखा हुआ मिलता है। और ये अगर आई है, ये भी आई है, तो हम लोग डेल्टा इक्वल टू क्या आया था? पाई माइनस 2i। और इसका एक ग्राफ भी प्लॉट किए थे। ऐसा ग्राफ था, स्ट्रेट लाइन। ये किसके लिए था? फॉर प्लेन मिरर।
ठीक है, दिस वाज फॉर प्लेन मिरर. अब रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस, रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस. ऐसा ड्रॉ करते हैं, इंसिडेंस, रिफ्रैक्टेड रे, फिर से आई और आर ले लेते हैं. बट इसमें दो डायग्राम हो सकता है, दो सिचुएशन पॉसिबल है. क्या क्या बताओ? ये समझ में आ गया सबको? एक केस क्या होगा, टुवर्ड्स नॉर्मल, और दूसरा अवे फ्रॉम नॉर्मल. सिंबल एक ही रख रहे हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. बट ऑफ कोर्स दोनों n1 n2 डिफरेंट है, दोनों n1 n2 का मीनिंग डिफरेंट है. ड्रॉ दिस डायग्राम. ये होगा डेल्टा, और इस डायग्राम में दिस इज डेल्टा और नॉट. फर्स्ट डायग्राम में बताओ डेल्टा कितने के बराबर है? आई माइनस आर. एंड सेकेंड डायग्राम कितना? आर माइनस आई. सेकेंड डायग्राम में आर माइनस आई. किस किस डायरेक्शन में? यहां क्या डायरेक्शन है? दिस इज क्लॉकवाइज है ना, एंड दिस केस एंटी क्लॉकवाइज. नाउ अब एक डिफरेंस क्या है कि जब अगर तुमको ग्राफ कोई प्लॉट करना होगा, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है ना, ग्राफ प्लॉट करना होगा तो डेल्टा वर्सेस या तो आई ग्राफ होगा या डेल्टा वर्सेस आर ग्राफ होगा. रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा था, देखो एक ही वेरिएबल था आई, लेकिन यहां पे दोनों एक्सप्रेशन कोई भी लो, हाउ मेनी वेरिएबल्स यू हैव? 2. तो वो प्लॉट तो नहीं कर सकते हैं, तो हम लोगों को क्या चाहिए होगा? डेल्टा एज फंक्शन ऑफ आई. तो अब आर को किस टर्म में लिखना होगा? आई के टर्म में. वो कैसे लिखेंगे? स्नेल्स लॉ. तो दोनों केस में अब कॉमन है, तो n1 sin i is equal to how much? n2 sin r. n1 sin i is equal to n2 sin r. So how much is sin r? n1 by n2 sin i. So how much is r? Sin inverse. So I am writing it here. तो डेल्टा कितना आ जाएगा बताओ? i माइनस r की जगह क्या लिख दें? साइन इनवर्स क्या? साइन इनवर्स n1 by n2 sin i. ऐसा कुछ आ जाएगा. तो ये स्पेशली जिन लोगों का मैथ्स है उसके लिए इंटरेस्टिंग ग्राफ हो सकता है. आई कहाँ से कहाँ वैरी करेगा.
0 to π/2। बट अब ये बहुत क्लियर है, तो मैथ्स जानते हो या नहीं जानते हो, एक चीज़ तो क्लियर है कि ग्राफ इज़ नॉट गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन। डेल्टा आई ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, लेकिन ये केस थोड़ा केयरफुली देखो तो बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल का मतलब क्या हुआ, रे कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहा है, डेंसर टू रेयर। इफ आई इज इक्वल टू सी, इन दैट केस दिस विल बी π/2। और दूसरा, इफ आई एक्सीड्स क्रिटिकल एंगल, तब कौन सा फिनोमेना होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जैसे ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो कौन सा नेचर आएगा ग्राफ का, स्ट्रेट लाइन। तो ऑप्शन में क्या हो सकता है, कर्व के साथ साथ क्या ग्राफ हो सकता है, स्ट्रेट लाइन। किसके लिए, रिफ्लेक्शन। तो ये हमेशा ध्यान रखना है तुमको, ऐसे किसी भी रिफ्रैक्शन में, एनी रिफ्रैक्शन, कौन सा फिनोमेना यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लेकिन वो कैसे पता चल जाएगा, सबसे पहले इस केस में तो कभी नहीं हो सकता है, कब होगा, जब अवे फ्रॉम, बेंड कहाँ से कर रहा है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, मतलब रे कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहा है, डेंसर टू रेयर। तो नेचर ऑफ ग्राफ विल चेंज, क्योंकि रिफ्रैक्शन से इनिशियली रिफ्रैक्शन नहीं होगा। रिफ्रैक्शन कब होगा, फॉर जैसे ही इंसिडेंस हुआ तभी रिफ्रैक्शन हो जाएगा, या आई शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, आई शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ओनली देन व्हाट विल हैपन, TIR, अदरवाइज नहीं होगा। नेक्स्ट केस पे आते हैं, वो है लैटरल शिफ्ट। lateral shift, lateral shift. Now why this name, वो क्लियर हो जाएगा इन अ मोमेंट। मान लो एक ट्रांसपेरेंट स्लैब है, ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट स्लैब है ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, ऐसा ड्रॉ कर लो, ट्रांसपेरेंट स्लैब ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, सराउंडिंग एयर है ऑन आइदर साइड, कोई डिफरेंट मीडियम भी हो सकता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ स्लैब इज n एंड सपोज इट्स थिकनेस इज t, थिकनेस इज t। एक रेज पे इंसिडेंट है, रिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्टेड रे हुआ, I, this angle is suppose R, यहाँ पे फिर नॉर्मल, ये एंगल कितना होगा ज्योमेट्री से, चूंकि यूनिफॉर्म थिकनेस है पैरेलल लाइन से, तो ये एंगल भी R आएगा। एंड ये बताना आप ठीक से, ये रिफ्रैक्शन यहाँ पे इस बाउंड्री पे किसके किसके बीच हो रहा था, एयर एंड स्लैब। अब फिर से क्या है, स्लैब एंड एयर, तो व्हाट यू एक्सपेक्ट, रिवर्सिबिलिटी ऑफ रे, वो कॉन्सेप्ट यूज करें। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस R लोगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, I। तो यहाँ भी ये जो इमर्जेंट रे होगा ये कितने एंगल पे होगा, I। तो इज देयर एनी नेट डेविएशन। अब रिफ्रैक्शन है, दो बाउंड्री हो रहा है ना, एक को देखोगे तो जो पिछला केस था, या तो I माइनस R या R माइनस I। यहाँ पे हाउ मच इज नेट डेविएशन, तो ये है इंसिडेंट रे, इसको डॉटेड लाइन से एक्सटेंड कर लेते हैं। इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, दे आर पैरेलल और नॉट, कोई एंगल है या पैरेलल है, पैरेलल है। तो इसी को कहते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो,
लेट मी इसको L और इसको फुट ऑफ परपेंडिकुलर S लिख लेते हैं, LS, lateral shift. That this is what is known as lateral shift. Done? Lateral shift. अब इसमें एक दो नोट ऑफ कॉशन है। हो सकता है एग्ज़ाम में हमको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, दिस इज N1, दिस इज N2, दिस इज N3, तो क्या यहाँ भी नेट डेविएशन 0 होगा? क्या होना चाहिए? नेट डेविएशन 0 होने के लिए सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होना चाहिए या सेम होना चाहिए? सेम। तो वहाँ केयरफुल रहो, ये नहीं कि हर एक क्वेश्चन में लैटरल शिफ्ट ही होगा, वहाँ लैटरल शिफ्ट नहीं होगा, क्या होगा? डेविएशन। तो कितनी बार डेविएशन निकालना होगा? ट्वाइस, दोनों सरफेस पे इंडिविजुअली, उससे टोटल डेविएशन निकाल सकते हो। तो क्या ध्यान रखना है? लैटरल शिफ्ट कब इन्वॉल्व होगा? जब सराउंडिंग ऑफ स्लैब डिफरेंट मीडियम है या आइडेंटिकल है? आइडेंटिकल। नाउ अब ज्योमेट्री से कैन यू फिगर दिस आउट, हाउ मच इज दिस लैटरल शिफ्ट इक्वल टू? ये लैटरल शिफ्ट किसके बराबर है? इस पॉइंट को A मान लेते हैं और यहाँ पे ये B मान लेते हैं। एक ट्रायंगल दिख रहा है ALS, जो अपना डायग्राम ड्रॉ किया उसमें देखो, ट्रायंगल ALS. In triangle ALS, how much is angle LAS? How much is angle LAS? कितने के बराबर है? I माइनस आर नहीं है, एंगल LAS, दिस एंगल। Look at diagram carefully. एंगल LAS, LAS कितने के बराबर है? ये पूरा I है कि नहीं? तो ये एंगल क्या बचा? I माइनस आर। ये ट्रायंगल शेड भी कर देते हैं। तो हाउ मच इज LS इक्वल टू इन दैट ट्रायंगल? LS इज ऑपोजिट साइड फॉर दैट एंगल और नॉट, एंड AL इज हाइपोटेन्यूज। सो हाउ मच इज LS इक्वल टू, क्या लिखोगे? LS इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? LS equal to how much? AL sin I माइनस आर है इतना, AL sin I माइनस आर है या नहीं? AL sin I माइनस आर। बट हम लोगों को AL नहीं पता होगा, इसको इक्वेशन 1 मार्क कर लेते हैं। हम लोगों को क्या पता होगा? AB पता होगा। तुमको क्या पता होगा? AB। तो एक और ट्रायंगल दिख रहा है ABL, इन ट्रायंगल ABL क्या होगा बताओ? इन ट्रायंगल ABL दिस एंगल इज R। तो cos R कितने के बराबर है उस ट्रायंगल में? cos R is equal to what by what? AB by AL, and AB is equal to T or not? AB क्या है? थिकनेस।
So how much is AL equal to? AL कितना आ गया बताओ? AB by cos R. AB is T by cos R होगा ना? ये नंबर 2 है. अब AL का वैल्यू 2 से कहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे? 1 में. क्या एक्सप्रेशन हो जाएगा लैटरल शिफ्ट का? So lateral shift is equal to how much? T by cos R into sin I minus R. ये एक रिजल्ट हो गया. बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में. बट अगेन फिर एक इशू है क्या, किसका किसका फंक्शन है, एंगल आई का भी और आर का भी, तो अब इसके साथ साथ किसको यूज़ करना होगा? स्नेल्स लॉ. तो क्या लिख लें? एयर है तो 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू एन इंटू साइन आर. 1 इंटू साइन आर इज इक्वल टू एन इंटू साइन आर. अगर आई के टर्म में लिखना चाहते हो तो साइन आर कितना हो गया बताओ? साइन आर इज इक्वल टू हाउ मच? साइन आई बाई एन होगा ना? साइन आर इज साइन आई बाई एन. साइन आर पता है तो कॉस आर भी पता है. कितना? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर आई बाई एन स्क्वायर. तो ये अब आगे क्या करें? तो इन नंबर ऑफ बुक्स यू विल फाइंड या गाइड एक लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन लिखा होता है लैटरल शिफ्ट के लिए. तो मेरे हिसाब से उसको याद करना जरूरी नहीं है. व्हाट आई मीन इज, अब देखो साइन आई माइनस आर को तुम एक्सपैंड कर सकते हो या नहीं? साइन आई इंटू कॉस आर माइनस कॉस आई इंटू साइन आर. और किसका वैल्यू पुट कर दोगे? साइन आर का और कॉस आर का. तो एक बड़ा सा एक्सप्रेशन हो जाएगा, वो भी करके देख लो. सो लैटरल शिफ्ट इक्वल टू lateral shift equal to पहला टर्म क्या था? t. cos r अभी वैसे ही छोड़ देते हैं. साइन ऑफ i माइनस आर क्या लिखोगे? साइन i इंटू cos r माइनस cos i इंटू साइन r. तो let us take cos r inside bracket. तो sin i माइनस cos i इंटू, इनफैक्ट हम लोगों को क्या चाहिए? tan r. ये चाहिए ना, tan r. और sin r कितना था? sin r was साइन आई बाई एन. तो tan r कितना होगा? हाउ मच विल बी tan r? क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा? चलो ये बताओ. इक्वल टू t साइन आई माइनस कॉस आई इंटू साइन आर बाई कॉस आर ही सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो साइन आर कितना है? साइन आई बाई एन डिवाइडेड बाई कॉस आर कितना है? 1 माइनस साइन स्क्वायर आर. इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं. क्या आ जाएगा? t
साइन आई माइनस कॉस आई इंटू साइन आई डिवाइडेड बाई क्या, n स्क्वायर माइनस तो क्या ऐसा कुछ, ठीक है ये। अब इसको याद रखना सिंपली वेस्टेज है या नहीं रिसोर्स का, इससे बेटर क्या था, क्या ध्यान रखा जाए बताओ। इस रिजल्ट को याद कर रहे हैं या पिछला 2 इक्वेशन तुम क्या लिखे थे, लैटरल शिफ्ट कितना आया था, t बाय cos r साइन ऑफ i माइनस r, केवल यही पता होना चाहिए, स्नेल्स लॉ यू नो, इट विल हार्डली टेक एनी टाइम, समझ गए। अब लैटरल शिफ्ट का 2 स्पेशल केस है, स्पेशल केसेस, केस 1 नियर नॉर्मल इंसिडेंस, नियर नॉर्मल इंसिडेंस। नियर नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब क्या होगा, i टेंड्स टू 0, i इक्वल टू 0 नहीं, क्या कहेंगे, नियर नॉर्मल है तो i टेंड्स टू 0, so I is very small. Now if I tends to 0, what happens to R? R also tends to 0. हम लोग का lateral shift है कितना, T by cos R sin of I minus R, ये लिख लेते हैं। I tends to 0, R also tends to 0, तो सबसे पहले दिस cos r टेंड्स टू 1 और नॉट, cos r कितना होगा 1। व्हाट अबाउट साइन ऑफ i माइनस r, साइन ऑफ i माइनस r कितना होगा, टेंड्स टू कितना i minus r, क्योंकि फॉर स्मॉल थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो व्हाट यू गेट, हाउ मच इज लैटरल शिफ्ट इक्वल टू t टाइम्स i minus r, t टाइम्स i minus r। अब लेकिन स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं, 1 इंटू साइन i इज इक्वल टू n इंटू साइन r, 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू एन इंटू साइन आर। तो यहाँ से तुम ये लिख पाओगे या नहीं कि आई इज इक्वल टू एन आर, आई और आर स्मॉल है ना, तो हम चीज आर इक्वल टू, तो हम विल बी लैटरल शिफ्ट इक्वल टू क्या लिख लें, टी आई माइनस हम चीज आर आई बाई एन, तो यू कैन टेक आई कॉमन, क्या आ जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा लैटरल शिफ्ट। तो ये सब केस एग्जाम कंडीशन में नहीं समझ में आता है, तो जानना चाहिए, समझ गए। ये कब लिखेंगे, ये कब ट्रू है, नियर नॉर्मल, दैट इज आई इज वेरी स्मॉल। और फिर से आई होप कि ये बिल्कुल बात समझ में आ रही है, उतना लंबा चौड़ा रिलेशनशिप याद करने के बजाय ज्योमेट्री का रिजल्ट जो आया था वो याद रखें। लैटरल शिफ्ट कितना है, टी बाय कॉस आर साइन ऑफ आई माइनस आर एंड देन स्नेल्स लॉ। क्योंकि उसका एक और एडवांटेज है, हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ना वो एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस इसलिए है कि सराउंडिंग एयर था, ये भी हो सकता है कि यहाँ पे N1 ये N2 और ये फिर N1 N2 N1, तो उस केस में स्नेल्स लॉ का फॉर्म डिफरेंट होता, ये रिजल्ट बदल जाता, वो रिजल्ट चेंज हो जाएगा। तो वो कभी नहीं, इसको नहीं याद रखे, बेटर है वैसे सोचना। केस 2 लिखो, ग्रेजिंग इंसिडेंस।
Case 2, grazing incidence. Grazing incidence. तो एक डायग्राम ड्रॉ करो तो ग्रेजिंग इंसिडेंस. क्या मतलब हुआ ग्रेजिंग इंसिडेंस का? दिस इज ग्रेजिंग इंसिडेंस. सो हाउ मच इज आई इक्वल टू π/2. पहले मैथमेटिकली चेक करते हैं. तो लैटरल शिफ्ट तुम क्या बता रहे हो? क्या याद हो गया सबको? क्या फॉर्मूला है बताओ लैटरल शिफ्ट का? हाउ मच? T/cos r ना into sin of I minus r. How much is I? I is π/2. ना पहले हम बताए थे कभी, if I is equal to π/2 तो R को कितना होना होगा? C. ये हमेशा याद रखो. कभी भी रिफ्रैक्शन में कोई भी एक एंगल अगर 90 है तो दूसरा क्या होगा? C होगा. तो सब्स्टिट्यूट कर दो. क्या हो गया? T/cos R cos C और साइन ऑफ π/2 माइनस C. क्या बचा? साइन π/2 माइनस C इज हाउ मच? cos C. तो this will cancel out. How much is lateral shift equal to? T. Lateral shift is equal to T. Lateral shift is equal to T. Done? अब एक चीज़ देखो तो ये जो डायग्राम है इसको कंप्लीट करते हैं. यहाँ से ज़्यादा आसानी से हो जाता है. अनडाउटेडली दिस एंगल इज C. तो हाउ मच इज दिस एंगल ऑल्सो? C. इफ दिस इज C तो दूसरा एंगल क्या होगा? तो कैसा इमर्जेंस है? ग्रेजिंग. तो लैटरल शिफ्ट दिस एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच? थिकनेस T. तुरंत आ गया. नो नीड टू कैलकुलेट इट. बता सकते थे ना. ठीक है. क्या? बट अगेन किस किस चीज़ का ध्यान रखना है? ये अब बात समझ में आ गई कि यूनिफॉर्म थिकनेस होना चाहिए. अगर थिकनेस यूनिफॉर्म नहीं है तब लैटरल शिफ्ट का कोई मतलब नहीं होगा. उस केस में डेविएशन होगा. बिकॉज एक्जैक्टली वैसा ही केस हम लोग कहीं आगे डिस्कस करेंगे प्रिज्म में. तो प्रिज्म में क्या है? फिर से दो सरफेस पर रिफ्रैक्शन होता है लेकिन दे आर पैरेलल या इंक्लाइंड एट एन एंगल. इंक्लाइंड एट एन एंगल. अब ये जो लास्ट क्लास जो क्वेश्चन दिए थे एंड में, वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. चेक करते हैं. एक ऐसा स्लैब है, ड्रॉ करो. ये है और यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. Refractive index of this slab is N, thickness is T. Surrounding is air. हम एयर ले रहे हैं. सेम क्वेश्चन तुम घर में सॉल्व करोगे. N1 N2 N1. समझ गए? इसी को रिपीट करना है. कैसे? N1 N2 N1. सराउंडिंग इज सेम बट नॉट एयर. तो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा. फाइंड इमेज, आई मीन
ट्रेस इमेज, ऐसा कर देते हैं। क्वेश्चन है ट्रेस इमेज। तो ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन हो सकता है ना कि 4 रे डायग्राम ड्रॉ किया होगा, तुमको बताना है विच वन इज करेक्ट वन। समझ गए? या कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेशन हो सकता है कि ये x डिस्टेंस पे है, फाइंड इमेज डिस्टेंस। जिस तरह से देखो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, क्या निकालना है? इमेज डिस्टेंस। तो रे ऑप्टिक्स पिछले दिन ही बताए थे, क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब है रे डायग्राम। रे डायग्राम का मतलब है ऑब्जेक्ट इज सोर्स ऑफ रे, ये एक सॉलिड रे, यहाँ पे इंसिडेंट, साथ साथ ड्रॉ करते जाएंगे, बस यहाँ रुक गए। रे कैन कीप ऑन ट्रैवलिंग, कितना डिस्टेंस? अनलिमिटेड, अनटिल अनलेस कोई बाउंड्री मिला, तो या तो रिफ्लेक्शन होगा या रिफ्रैक्शन। इसको मार्क कर लेते हैं, ये सरफेस 1 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? फॉर रिफ्रैक्शन एट बाउंड्री 1, फॉर रिफ्रैक्शन एट बाउंड्री 1। कुछ नहीं मेंशन्ड है अगर क्वेश्चन में, तो तुम कैसा इंसिडेंस मानोगे बताओ? नियर नॉर्मल। कैसा इंसिडेंस मान के चलेंगे? नियर नॉर्मल। तो फॉर रिफ्रैक्शन एट, ये प्लेन सरफेस है, तो कौन सा फॉर्मूला जो हम लोग डिराइव किए थे वो यूज कर सकते हैं? n2/v माइनस n1/u। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में सीखते समय हमेशा ये काम करना, पहले फॉर्मूला लिख दिया करना। एग्जाम में जब एक्सपर्टीज हो जाएगा तो वो जरूरत नहीं है, बट सीखते समय हमेशा लिख देना चाहिए। अब इसको लिखते ही तुमको ओरिजिन पता होना चाहिए, यहाँ डॉट मार्क कर लेते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन पता होना चाहिए। ये सब ऑटोमेटिक है। फॉर्मूला लिखे तो हमको u और v चाहिए होगा ना, तो साइन कन्वेंशन है, तो साइन कन्वेंशन के लिए क्या चाहिए? ओरिजिन। तो ओरिजिन कहाँ है? तो यहाँ ले लिए। और फिर पॉजिटिव डायरेक्शन किससे डिसाइड होता है? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन है वो ले लिए। अब इसमें u कितने के बराबर है बताओ? तो u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लेंगे। डिस्टेंस क्या लेंगे? पॉजिटिव। फिर साइन लेंगे, तो ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है? x, लेकिन उसका साइन क्या होगा? माइनस। v तो निकालना ही है। n1 कितना है बताओ? हाउ मच इज n1 इक्वल टू? n1, तो n1 के लिए क्या करते हैं? एट बाउंड्री इंसिडेंट रे किस में है? एयर में, तो n1 कितना है? 1। जो दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं उसमें n1 का वैल्यू तुमको n1 लेना होगा, अगर सराउंडिंग n1 है तो वो चेंज हो जाएगा। एंड व्हाट अबाउट n2 is n? What is meaning of n2? In this formula, what is meaning of n2? Refractive index of medium which contains a refracted ray। उसको हमको इमेज से कोई मतलब नहीं। और रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्शन का मतलब देखो, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एक फंडामेंटल डिफरेंस क्या है बताओ? अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो दोनों रे, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड, सेम मीडियम में होगा। रिफ्रैक्टेड का मतलब क्या होगा? डिफरेंट मीडियम, है ना। और कैसे तुम डिसाइड कर लोगे कि रियल इमेज है या वर्चुअल है? कैसे पता चलेगा? जिस तरफ रिफ्लेक्टेड रे है इमेज उधर ही बन रहा है, तो कैसा इमेज है? रियल। जिधर रिफ्रैक्टेड रे है इमेज उधर ही बन रहा है, तो कैसा इमेज है? रियल। वर्चुअल कब होगा? मिरर के सामने जो इमेज बनता है वो रियल होता है या नहीं? और मिरर के पीछे जो इमेज बनता है वो क्या होता है? वर्चुअल। क्यों? क्योंकि मिरर अगर है तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एक ही तरफ होगा ना। और अगर रिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, तब क्या होता? ये इंसिडेंट रे है, इधर क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। जल्दी से पुट करो, v बताओ कितना है? वैल्यू पुट करो एंड टेल मी हाउ मच इज v इक्वल टू। कितना? माइनस एन एक्स, माइनस एन एक्स। अब इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं? देखो क्या है माइनस एन एक्स? इमेज डिस्टेंस ना। एन यहाँ कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? एब्सोल्यूट। तो वो लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है? तो ये जो नंबर है
ये x से स्मॉलर है या ग्रेटर देन x है? ग्रेटर देन x है, बिकॉज फॉरगेट अबाउट साइन. ये साइन, फिर से इमेज डिस्टेंस, डिस्टेंस हमेशा क्या लेंगे? पॉजिटिव. अब मेरे पास एक ओरिजिन है, डिस्टेंस हम इधर भी ले सकते हैं, दोनों तरफ ले सकते हैं, तो एक प्लस साइन होगा, दूसरा माइनस साइन होगा. तो उससे कंफ्यूज मत करो कि -2 and 4, यू से 4 इज ग्रेटर. -2 -4 तो उल्टा हो जाता है, वो उस कंफ्यूजन में नहीं जाना है. माइनस साइन यहाँ किस पर्पस के लिए है, किस साइड है वो, है ना? तो nx पे केवल फोकस करते हैं, या पहले तो माइनस साइन से ही शुरू करना चाहते हो, यहीं से शुरू करते हैं. माइनस अगर है तो वेयर इज योर इमेज? ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो इमेज इज ऑन सेम साइड एज ऑब्जेक्ट और नॉट? इमेज इज ऑन सेम साइड एज ऑब्जेक्ट. अब ओरिजिन से कितना दूर? nx. ओरिजिन से कितना दूर? nx. मतलब अब ये बताओ, ओरिजिन और ऑब्जेक्ट के बीच या बियॉन्ड ऑब्जेक्ट? क्योंकि ये x है, तुम्हारा डिस्टेंस क्या आ रहा है? x/n है या nx है? तो करना ये चाहिए ना ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, यहां पे एक पॉइंट मार्क करते हैं I1. ये हम लोग लोकेट कर लिए कैसे? nx वाले कौन आइडिया से. और यहां से यहां तक एक डॉटेड लाइन होगा, ये डॉटेड लाइन होगा. क्यों? और रिफ्रैक्टेड रे, इसको अब सॉलिड कर देते हैं, इधर होगा ना रिफ्रैक्टेड रे. सॉलिड और डॉटेड लाइन का यूज समझ में आना चाहिए. 4 ऑप्शन जो होगा उसमें तुमको वो फिगर आउट करना होगा, सॉलिड लाइन एंड डॉटेड लाइन. कैसा इमेज है ये? वर्चुअल. कैसा इमेज है? वर्चुअल. हो गया. हमेशा तुम क्वेश्चन बनाते समय सॉलिड रे को फॉलो करोगे. अब सॉलिड रे किस पे इंसिडेंट है? किसी दूसरे बाउंड्री पे इंसिडेंट है, इसको लेबल करते हैं बाउंड्री नंबर 2. आगे बढ़ते हैं. अब क्या लिखोगे? फॉर रिफ्रैक्शन एट बाउंड्री 2. For refraction at boundary 2. So, for refraction at second boundary. पूरा हम नहीं लिख रहे हैं, नंबर 2 कर दी. Which formula will you use? Same. ठीक से बताना. लेकिन जैसे ये फॉर्मूला है ना, तुरंत अब एक क्रॉस सिंबल ले लेते हैं, अलग सिंबल ले लेते हैं ओरिजिन के लिए. ओरिजिन शिफ्ट हो गया. ओरिजिन वही है या शिफ्ट करना होगा? और ये सब बहुत सिंपल सा पॉइंट है जो एग्जाम कंडीशन में तुम मिस कर जाते हो बहुत बार. तो अनटिल अनलेस यू ड्रॉ दीज डायग्राम, तुम कैसे करोगे बताओ? बिना डायग्राम के ये पॉसिबल लगता है कि तुम ऐसा क्वेश्चन बना लोगे? और हम लोग इतना टाइम लगा रहे हैं, इतना टाइम लगना नहीं है, तो वो अपने आप बात समझ में आएगी. मतलब क्या दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि जहां हम ऑप्टिक्स का कोई फॉर्मूला लिखे या दिमाग में सोचे, तो पहला चीज़ क्या स्ट्राइक करना चाहिए? ओरिजिन. ओरिजिन के साथ साथ पॉजिटिव डायरेक्शन, वो किससे डिसाइड होगा? इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे क्या है? सॉलिड लाइन या डॉटेड लाइन? क्या? सॉलिड. अब ठीक से बताना. यहाँ एक चीज़ लिख भी देते हैं. फॉर रिफ्रैक्शन एट सेकेंड बाउंड्री I1 विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट और नॉट? ये जो सॉलिड रे है ये कहाँ से आता हुआ दिख रहा है? I1 से. सो I1 will act as object. I1 will act as object. Now if I1 acts as object, जरा बताओ तो हमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया? पहले डिस्टेंस, ये ओरिजिन है, यहाँ से यहाँ का थिकनेस t है, यहाँ से कितना डिस्टेंस है उसका? nx. तो ब्रैकेट में पहले क्या लिखें? t प्लस nx. क्या साइन लें? माइनस. ये माइनस हो गया. राइट. समझ गए? v तो निकालना ही है, ठीक से बताना. अब n1 कितना है? हाउ मच इज n1? किस पे देखेंगे? बाउंड्री पे. n1 का मतलब है इंसिडेंट रे. कितना है वो? n है ना. एंड व्हाट अबाउट n2? बिना किसी रे डायग्राम के रिफ्रैक्शन हो रहा है. अगर ये इंसिडेंट रे है तो रिफ्रैक्टेड रे को किधर होना होगा? उसी साइड या दूसरे साइड? दूसरे साइड. वो कितना है? 1. पुट करो, बताओ हमको क्या आया?
यहाँ पे सॉल्व करो, आई विल राइट इट हियर, हाउ मच इज v इक्वल टू, सॉल्व करके बताओ। माइनस टी प्लस एन एक्स बाय होल डिवाइडेड बाई एन, कितना है देखो तो, यही है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस कितना टी बाय एन प्लस एक्स, समथिंग लाइक दिस, ये आ रहा है। अब इसको कोशिश करते हैं लोकेट करने का। सबसे पहले माइनस साइन का मतलब क्या हुआ, ऑन सेम साइड एज इंसिडेंट रे, सेम साइड एज इंसिडेंट रे। मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इस ऑब्जेक्ट और इस ओरिजिन के बीच का पहले डिस्टेंस बताओ कितना है। ऑब्जेक्ट और ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस क्या समझ में आता है, t प्लस एक्स। ये डिस्टेंस कितना है, x प्लस टी बाई एन। हाउ मच इज दिस, x प्लस। अब ठीक से बताना, वेयर इज योर इमेज फॉर्म बाय सेकेंड रिफ्रैक्शन, बियॉन्ड ऑब्जेक्ट या इन फ्रंट ऑफ, आई मीन बिटवीन दिस ओरिजिन एंड ऑब्जेक्ट, बिटवीन ओरिजिन एंड ऑब्जेक्ट। क्या, क्यों, कितना डिस्टेंस है ओरिजिन से ऑब्जेक्ट का, t प्लस एक्स, और ये कितना है t बाई एन, तो t से कम हो गया, प्लस x, वो कहीं भी हो सकता है। तो हम लोग अपनी सुविधा से कहीं यहां मान लेते हैं कि ये पोजीशन है I का। अब तुम रे डायग्राम कंप्लीट कर सकते हो। देखो क्या करें, यहां से यहां कैसा लाइन, और ये एक्सटेंड कर देंगे ये सॉलिड लाइन, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ गए, मतलब ऐसा क्वेश्चन मेरे हिसाब से कॉन्सेप्चुअल लोग चीज़ों को समझने के लिए, ये क्वेश्चन हमेशा ऑब्जेक्टिव एग्जाम में अब तक कभी दिखा नहीं है, ये कभी भी पॉसिबल हो सकता है कि रे डायग्राम दिया होगा, क्योंकि तुम सब कुछ याद तो कर लेते हो लेकिन बेसिक चीज़ क्या नहीं पता होता है, रे डायग्राम वो पता ही नहीं होता। और मोस्ट फंडामेंटल वही, मोस्ट फंडामेंटल आइडिया इज दैट ऑफ रे डायग्राम। एंड यू आर नॉट ड्रॉइंग इट टू एनी स्केल, तुम किसी स्केल पे नहीं ड्रॉ करते हो इसको, बट बाय प्रॉपर जैसे जैसे कैलकुलेट करते जाते हो, एक रफ एस्टिमेट हमेशा किया जा सकता है नहीं। और फिर से की आइडिया क्या है, सॉलिड एंड डॉटेड लाइन, सॉलिड लाइन एंड डॉटेड लाइन। अब ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, देखो इसका पर्पस क्या है। पर्पस ये है कि एक्चुअल क्वेश्चन जो है ना, कभी कभी एग्जाम में इस टाइप का मिल जाता है। एक सैम्पल ले रहे हैं, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। एक मान लो स्फेरिकल मिरर है, ऐसा ड्रॉ करो डायग्राम, एक स्फेरिकल बगल में एक ड्रॉ कर दो। पूरा क्वेश्चन अभी डिस्कस नहीं करेंगे, आई एम गिविंग यू सम आइडिया। इसका फोकल लेंथ दिया हुआ है, तो रेडियस कर्वेचर पता है, ऑफ कोर्स कैसा रे ले रहे होंगे हम लोग, पैरेक्सियल। ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, क्वेश्चन बन गया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, फोकल लेंथ दिया हुआ है, तो इमेज निकल गया या नहीं। तुम सारा कुछ बता दोगे, इमेज का साइज, रियल नंबर, आई एम वेरी सॉरी, रियल है या वर्चुअल है, देन मैग्निफिकेशन। बट ऑब्वियसली वो क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं होगा। तुम क्या देखोगे, एक यहाँ पे ग्लास स्लैब रखा होगा, दिखा है ऐसा कभी क्वेश्चन, ये ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और थिकनेस दिया होगा। अब तुमको बताना है वेयर इज इमेज। अब सोच लो तुमको एग्जाम में कितना समय लगने वाला है। पहले तो तुम 2 बार क्या यूज करोगे, रिफ्रैक्शन, तब यहाँ तक पहुँचे। अब ये जो रे है आई, अब ये किस पे इंसिडेंट होगा बताओ,
मिरर पे, तो मिरर फार्मूला यूज़ करेंगे। और फिर कहीं अगर फाइनल इमेज इसको क्रॉस कर जा रहा है तो फिर से 2 बार रिफ्रैक्शन। तो वो क्वेश्चन बनाने में तुम्हारा हाफ एन आवर, या एक ही पार्ट अगर इतना भी सॉल्व कर रहे हो तो विल टेक टाइम और नॉट। तो यहाँ से हम लोग कुछ और कंक्लूड करेंगे और इसके बाद ये क्वेश्चन तुम सेकेंड्स में सॉल्व कर लोगे। कैसे? देखो, लुक एट दिस डायग्राम केयरफुली नाउ। इस स्लैब के कारण एक तरह से ऑब्जेक्ट का नया पोजीशन हो गया, क्योंकि अब अगर ये स्लैब नहीं था तो ये रे मेरा ओ से निकलता हुआ सीधा जाता। अब इस स्लैब के कारण ये रे यही है, या एक सॉर्ट ऑफ शिफ्ट हुआ, शिफ्ट होके अब ये मेरा रे जो कहाँ से आता हुआ लग रहा है, आई से यहाँ का डिस्टेंस एक एरो से शो करो तुम भी। उस एरो का सिग्निफिकेंस, डायरेक्शन का सिग्निफिकेंस बाद में बताएंगे। दिस वी विल कॉल एज नॉट लैटरल शिफ्ट, सिंपली शिफ्ट। क्या नाम दे देते हैं इसको? शिफ्ट। लेट अस कॉल इट शिफ्ट। और जो ज्योमेट्री से बताओ ये शिफ्ट कितना है, खुद से बताओ। तुमको दोनों डिस्टेंस पता है, एक है x प्लस टी, दूसरा है x प्लस टी बाई एन। तो हाउ मच इज दिस शिफ्ट इक्वल टू? x तो कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा? t माइनस क्या बच जाएगा? t टाइम्स 1 माइनस 1 बाई एन। ये जिसको याद है ये क्वेश्चन तुरंत बन गया। कैसे बताओ? क्या करेंगे? यहाँ पे 2 बार रिफ्रैक्शन लेंगे, या इसके प्रेजेंस के कारण ऑब्जेक्ट यहाँ की बजाय इधर शिफ्ट हो जाएगा। कितने से? t इंटू 1 माइनस 1 बाई एन। नाउ यू नो न्यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और नॉट? कौन सा फॉर्मूला? मिरर फॉर्मूला। वहाँ से आंसर तक पहुँच जाएंगे। लेकिन इसका एक जनरल एक्सप्रेशन, वो तुम्हारे लिए होमवर्क है, वो क्या करके कर लोगे? हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तुम अलग से सॉल्व। n1 ये क्या हो जाएगा? n2 ये क्या हो जाएगा? n1। ये ज़्यादा जनरल हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 बाई एन नहीं रहेगा, कुछ और। वो तो दिख रहा है क्या आएगा, बट खुद से चेक करना, एक बार प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ये एक सिचुएशन हुआ, एक और हो सकता है। हम 2 केस पूछे थे, चलो अब दूसरा देखो तो खुद सॉल्व कर लोगे। ये तुम्हारे लिए एक्सरसाइज है, पहले ये डायग्राम ड्रॉ करो और आई विल गिव यू सम टाइम, और खुद से सॉल्व करके देखो। अब तुमको सारा प्रोसेस पता है। एन टी एयर, एयर सराउंडिंग इज एयर। ये है, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, इसको वर्चुअल ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। फाइंड आउट इमेज। खुद कोशिश करो, फाइंड इमेज। पहला रिफ्रैक्शन कहाँ? फर्स्ट सरफेस। फर्स्ट के लिए बताओ, एक एक करके चेक करते हैं। फर्स्ट के लिए क्या आंसर है?
फर्स्ट सरफेस पे आया कितना है? टी टाइम एन टाइम, ये ऑफ कोर्स ये डिस्टेंस x है, आई एम वेरी सॉरी, इसको मार्क कर लेते हैं, ये लिया होना x, दिस इज x। तो पहला इमेज कहाँ आया? फर्स्ट केस में तो ओरिजिन यहाँ लिए, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? t प्लस एक्स। तो हम चाहिए इमेज डिस्टेंस n इंटू या बाय इंटू, तो इंटू का मतलब कैसे इक्वेशन लिखें? चलो चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं। क्या इक्वेशन लिखें? सीधा वैल्यू पुट करते हैं। v तो बताना है, n2 इज n और नॉट, एंड हाउ मच इज n1, एंड दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज पॉजिटिव और नॉट, कितने के बराबर? t प्लस एक्स इक्वल टू 0। So how much is v equal to? माइनस या प्लस? प्लस n टाइम्स t प्लस x। क्या मतलब हुआ इसका? n टाइम्स t प्लस x। और आगे? तो और आगे फिर से वही तरीका, यहाँ कहीं अपने मन से I1 शो कर लेते हैं। अब रे डायग्राम कैसे बनाए? रे डायग्राम कैसे ड्रॉ करोगे? ये पॉइंट और ये पॉइंट ऐसा ज्वाइन करते हैं पहले, ज्वाइन दिस, और यहां से यहां आप सॉलिड कर देते हैं। समझ में आया? ग्लास के अंदर जो, स्लैब के अंदर जो रे है वो कैसा हो जाएगा? सॉलिड हो जाएगा, और ये पूरा डॉटेड है। अब किस पे रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन किस पे? Second, for refraction at second surface, same. Who will act as object? तो now you need to shift origin, यहाँ क्रॉस कर लेते हैं, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है वो शो कर देते हैं, सीधा वैल्यू पुट करते हैं। How much is n? n2 rather, 1 by v तो बताना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फिर प्लस है, तो यहाँ क्या साइन रहेगा? माइनस n बटा क्या? कितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है? ये इस ओरिजिन से यहां से ये डिस्टेंस कितना था? n टाइम्स t प्लस एक्स। अब यहां से वो डिस्टेंस कितना है? माइनस t, तो n टाइम्स t प्लस एक्स माइनस t, ठीक है, इक्वल टू 0। v बताओ क्या आ गया? t प्लस एक्स माइनस t प्लस एक्स माइनस t by n. Now let us try to locate our image. कहाँ पे है ये फाइनल इमेज? यहाँ से कितना डिस्टेंस? यहाँ से ये ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे? सेकेंड ओरिजिन से ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे? x, और ये डिस्टेंस कितना है? ऐसा लिख के देखते हैं, x प्लस ब्रैकेट में आई मीन t माइनस टी बाय n, राइट दिस। ये हमको चाहिए कि तुम्हारा फाइनल इमेज इस ऑब्जेक्ट के पीछे है या ऑब्जेक्ट के आगे। ये डिस्टेंस कहां से मेजर किए हो तुम? सेकेंड ओरिजिन, और सेकेंड ओरिजिन से ऑब्जेक्ट कितना आगे है? x, और ये कितना आगे है? x प्लस समथिंग, दिस समथिंग इज पॉजिटिव नंबर और नॉट? तो वेयर इज फाइनल इमेज? ओ के आगे। अब I1 से क्या है उससे हमको मतलब नहीं है, तो यहां कहीं शो कर लेते हैं, ये फाइनल इमेज है I। अब कैसे रे डायग्राम ड्रॉ करोगे बताओ? यहां से इसको इससे ज्वाइन कर दें सॉलिड लाइन से, ये I होगी। देखो रे डायग्राम समझ में आ गया? जहां जहां ट्रांसमिशन हो रहा है वो बेंड भी कर रहा है, मतलब रिफ्रैक्शन आई मीन डायरेक्शन चेंज कर रहा है रादर, सो रिफ्रैक्शन इज टेकिंग प्लेस। अब इंटरेस्टिंग चीज अब आएगा, यहां भी ये वर्ड यूज करें शिफ्ट।
शिफ्ट दिख रहा है, लिखो शिफ्ट और बताओ तो शिफ्ट का वैल्यू कितना है। हाउ मच इज शिफ्ट इक्वल टू, हाउ मच इज शिफ्ट इक्वल टू, शिफ्ट कितने के बराबर है? यहाँ से तो दिख रहा है, माइनस एक्स कर देंगे इसमें, ये जो नंबर है उसमें क्या करेंगे, माइनस एक्स। हाउ मच इज शिफ्ट इक्वल टू, टी टाइम्स वन माइनस वन बाई एन है, टी टाइम्स वन माइनस वन बाई एन इज शिफ्ट, टी टाइम्स वन माइनस वन बाई एन इज शिफ्ट, है ना। तो दोनों केस में शिफ्ट कितना था, सेम। तो बहुत आसान है याद रखना फॉर्मूला, बट एक और बहुत सिग्निफिकेंट है कुछ। दोनों डायग्राम को केयरफुली चेक करो, दोनों डायग्राम अलग से ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ये इतना पावरफुल मेथड है ना कि तुम ऑब्जेक्टिव एग्जाम में यू विल सेव लॉट ऑफ टाइम। ये एक कंपेयर, कुछ करना नहीं है, जस्ट एक चीज़ देखते हैं। ये दो डायग्राम है, एक केस में ऐसा था, दूसरी केस में ये दिया हुआ था, यही है, ड्रॉ दिस मच ओनली। ये दो केस हम लोग डिस्कस किए ना। इस दो केस में, दोनों केस में शिफ्ट होना है, तो दोनों केस में शिफ्ट का वैल्यू क्या आया था तुम्हारा, टी टाइम्स अज्यूमिंग एयर एन एयर, यहां भी वही है, एयर एन एयर, यही आया ना। शिफ्ट इन आइदर केस इज टी टाइम्स वन माइनस वन बाय एन। ना केवल ये जानना सफिशिएंट होगा कि शिफ्ट इज टी वन माइनस वन बाय एन, या हमको ये भी समझ में आना चाहिए। नाउ लुक एट योर रे डायग्राम्स। एक केस में तुम बता रहे थे यहाँ आई है, और एक केस में बता रहे थे कि यहाँ आई है। मार्क करो, वो हम लोग डिटेल डिस्कस किया है नहीं, वो रे डायग्राम से एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखो तुम, उसी में शो करो, ये शिफ्ट है और ये शिफ्ट है, एरो से भी हम लोग इंडिकेट किए थे, वो भी शो कर दो शिफ्ट। और क्या कंक्लूड करें बताओ, दोनों में क्या दिख रहा है, और कुछ ऑब्जेक्ट के सामने से बेटर और क्या हो सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के सामने हो रहा है, ऑब्जेक्ट के सामने हो रहा है, फ्रंट एंड बिहाइंड एट टाइम्स वो कंफ्यूजिंग भी हो सकता है। और बेटर टर्म क्या हो सकता है, बिल्कुल दिख रहा है, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड ये बात तो समझ में आ गई। ये नहीं कह सकते हैं शिफ्ट इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे, यहाँ पे ये था ना तुम्हारा इंसिडेंट रे, और इसी तरफ शिफ्ट है, ये इंसिडेंट रे है, शिफ्ट उसी तरफ है, तो शिफ्ट हमेशा किस तरफ होता है, राइट दैट, शिफ्ट इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे, शिफ्ट इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे। याद रहेगा, शिफ्ट हमेशा किधर है, पैरेलल टू इंसिडेंट रे, शिफ्ट इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे। तो अब मिरर और लेंस हो, मिरर हो, कोई भी केस हो, और ये स्लैब हो, ये सब क्वेश्चन बन जाएगा नहीं। केवल क्या याद रख के, शिफ्ट, तुमको कभी रिफ्रैक्शन कंसिडर करना ही नहीं होगा, तो ये एक पावरफुल मेथड हो जाता है। नेक्स्ट एक केस है वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऐसा लिखो तो, वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक बेसिक एक आइडिया दे दे रहे हैं, वो हर एक सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट क्वेश्चन कभी भी उस टाइप का पॉसिबल हो सकता है। यहाँ से स्टार्ट करो, ड्रॉ दिस डायग्राम फर्स्ट। एक ऐसा मटेरियल है, ये स्लैब है, जिसमें गिवन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज फंक्शन ऑफ y, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंजेस विथ y ओनली, ये y एक्सिस किसके साथ वैरी कर रहा है, y के साथ। कोई एक एक्सप्रेशन गिवन होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज फंक्शन ऑफ y, जो कि एटमॉस्फेयर के केस में, जो तुम बहुत पहले पढ़े हो, वहाँ पे वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं। तो इसी स्लैब को हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि मल्टीपल लेयर्स है ना, तो ऐसा डायग्राम ड्रॉ कर लो, और ऐसा विड्थ रखेंगे एक लेयर का जहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कांस्टेंट। इस लेयर का n1, इस लेयर का n2, इस लेयर का n3, इस लेयर का n4 एंड सो ऑन। डन। और याद होगा पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे ऐसा केस, और स्नेल्स लॉ तुम अप्लाई किए थे, बहुत आसानी से इक्वेशन लिख पाए थे या नहीं। तो किसी एक पोर्शन को यहाँ पे एक रे ऐसा शो कर दो, शो दिस मच, बट इसी को मैग्नीफाई कर लेते हैं, थोड़ा ऐसा शो करते हैं, थोड़ा इनलार्ज करके। ड्रॉ दिस, ये डायग्राम ड्रॉ कर दो, ऐसा डायग्राम ड्रॉ कर लो। ड्रॉ दिस डायग्राम, ठीक है। ये एंगल θ1, ये एंगल θ2, और याद होगा हम लोग ये एंगल ऐसा कुछ φ1 लिए थे, ये φ1। इफ दिस इज n1, दिस इज n2, तो पहले इंटरफेस के लिए क्या इक्वेशन आएगा, n1 sin θ इक्वल टू n2 sin θ2, n1 sin θ1 इज इक्वल टू n2 sin θ2, ऐसा लिख सकते हैं, हो सकता है ना। फिर दूसरे बाउंड्री पे जाओगे तो क्या होगा बताओ, तुम यूनिफॉर्म थिकनेस लिए हो सबका, तो यहाँ पे अगर आएंगे तो ये एंगल फिर से कितना हो जाएगा, θ2, और इधर एंगल क्या आएगा, θ3। तो व्हाट इक्वेशन यू विल राइट हियर, n2 sin θ2 इज इक्वल टू, तो इसी के कंटिन्यूएशन में लिख देते हैं, इज इक्वल टू n3 sin θ3 इक्वल टू n4 sin θ4 एंड सो ऑन। इसके लिए केवल क्या इंश्योर करना है इस इक्वेशन को लिखने के लिए, हर एक लेयर का थिकनेस क्या रहे, यूनिफॉर्म। उसके कारण क्या होगा, सब जगह एंगल डिफरेंट आएगा या पैरेलल लाइंस। नाउ इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, देखो ये समझ में आता है, आई एम राइटिंग समथिंग हियर, किसी आर्बिट्ररी पोजीशन पे, किसी आर्बिट्ररी पोजीशन पे क्या तुम कुछ ऐसा कह पाओगे, किसी आर्बिट्ररी पोजीशन पे क्या ये लिख पाओगे, किसी y पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, ny, एंगल क्या होगा उस पोजीशन पे, थीटा। थीटा तो चेंज कर रहा है ना, किसके साथ चेंज हो रहा है, थीटा देखो तो y के साथ चेंज हो रहा है, नहीं, हर एक डिफरेंट y पे थीटा क्या है, डिफरेंट है। तो ये इक्वेशन होगा कांस्टेंट। नाउ हाउ मच इज दिस कांस्टेंट, तो कांस्टेंट हम लोग इनिशियल, अगर हमको पता है ये एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो निकाल सकते हैं नहीं। तो कांस्टेंट का वैल्यू किससे पता चलेगा बताओ, इनिशियल कंडीशन ऑफ प्रॉब्लम, वो लिख दो। वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ कांस्टेंट फ्रॉम इनिशियल कंडीशन ऑफ प्रॉब्लम, we can find value of constant from initial condition of problem. Suppose this constant is equal to alpha, कुछ मान लेते हैं अल्फा है। Now, इसी इक्वेशन में हम लोग ये भी डिस्कस किए थे कि एट एवरी पोजीशन थीटा प्लस फाई कितने के बराबर है, 90 डिग्री। यहाँ भी θ1 plus φ1, θ1 plus φ1 is how much, π/2. So how much is θ1 equal to, π/2 minus
फाई 1, तो इस पूरे रिजल्ट को किस टर्म में लिखा जा सकता है, साइन या कॉस? कॉस लेकिन कौन सा, कॉस थीटा या कॉस फाई? कॉस फाई, वो भी लिख सकते हैं। तो अगर वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, तो रे क्या पाथ ट्रेस करेगा, दैट विल डिपेंड हाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंजेस विथ वाई। तो हम लोग को वो पाथ नहीं पता होगा तो कोई आर्बिट्ररी सा ऐसा कर्व मान लेंगे। अब उस कर्व का इक्वेशन कैसे निकालेंगे? तो क्वेश्चन आगे लिखो, शेप ऑफ या ट्रैजेक्टरी ऑफ रे, ज़्यादा करेक्ट टर्म होगा, ट्रैजेक्टरी ऑफ रे। ट्रैजेक्टरी वर्ड याद है, पाथ, ट्रैजेक्टरी ऑफ रे। तो ट्रैजेक्टरी ऑफ रे कोई कर्व है, सपोज एक स्ट्रेट लाइन नहीं लेके, लेट अस से इट इज अ कर्व। उस कर्व में अब क्या करते हैं, देखो एक बार समझना है, केवल एक स्मॉल लेंथ लेते हैं ds, और उस ds को नाउ यहाँ मैग्नीफाई कर दें, ये ds हो गया। तो ds में वी कैन डू दिस, एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, dx एंड dy, ये ds है। और ठीक से समझना इस चीज़ को, हम यहाँ कुछ एंगल मार्क कर दिए, समझ में आया? ds टेंजेंट हो गया, स्ट्रेट लाइन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, नॉर्मल है ये, कितना एंगल था, थीटा, और हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल था, फाई। डन। पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिखोगे, ds whole square is equal to how much, dx square plus dy whole square। Divide throughout by dx, dividing by dx, ये आ गया। How much is ds by dx? Look at this diagram. ds by dx. ds by dx from basic trigonometry in right angle triangle is cos phi या 1 by cos phi? Cos phi। और phi किसके साथ एंगल है, हॉरिजॉन्टल। phi किसके साथ एंगल है, हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे क्या लिख दें, 1 by cos square phi is equal to 1 plus dy by dx whole square। नाउ रीअरेंज कर लो, dy by dx whole square कितना हो जाएगा, 1 by cos square phi minus 1 ही आएगा। अब एक काम और करते हैं, तब ये कंप्लीट हो जाएगा। वापस उस डायग्राम पे जाते हैं, यहाँ तक तो हम लोग पहुँचे थे। अब ये बताओ, थीटा 1 प्लस फाई 1 कितना है, तो हाउ मच इज थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस फाई। तो ये इक्वेशन को तुम क्या लिख पाओगे, जरा बताओ तो इस इक्वेशन को, एन वाई इंटू थीटा वाई की जगह क्या लिखोगे, पाई बाई 2 माइनस फाई। व्हाट यू विल गेट, cos phi equal to how much, alpha। So how much is cos phi equal to, how much is cos phi equal to, alpha by n। तो cos phi is equal to alpha by n या ny, एक ही चीज़ है, ये लिख सकते हैं। I hope, I mean you are able to understand this। ये बात समझ में आ रही है ना, और डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा मैथ्स है। cos phi is equal to this much। अब ये समझ में आना चाहिए क्यों हम लोग ये फाई एंगल इन्वॉल्व कर रहे थे, फाई का इन्वॉल्व करना क्यों जरूरी था। नाउ cos phi, तो 1 by cos square phi क्या हो जाएगा, देखो cos phi क्या था, तो how much is 1 by cos square phi,
तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर किसके बराबर? n स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर minus 1. So how much is dy by dx? dy by dx equal to how much? Under root. ये आ जाएगा, चेक कर लो, हो गया. Now if you know dy by dx, अब देखो dy by dx अगर पता है तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके यू विल बी एबल टू फाइंड y as फंक्शन ऑफ x और नॉट, एंड y as फंक्शन ऑफ x विल गिव यू इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, मतलब पाथ ऑफ रे. तो यही है, इसी को यूज़ करना होता है फॉर वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. और एक और चीज़ चेक कर लो, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कांस्टेंट, ठीक से बताना, नीचे लिखो special case, refractive index is constant. If refractive index is constant, tell me how much is dy by dx. Look at this expression. N is constant. What is alpha square? Constant. What is 1? So how much is dy by dx? dy by dx constant, कुछ याद आता है? First derivative constant क्या shape होगा? Straight line. If dy by dx is constant, trajectory is a straight line. तो रे का पाथ स्ट्रेट लाइन किस मीडियम में है? जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? कांस्टेंट. अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैरी कर रहा होगा देन व्हाट विल हैपन? कोई भी शेप हो सकता है. डन. आज एक क्वेश्चन भी ऐसा हम डिस्कस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा. तो ये है वेरिएबल रिफ्रैक्टिव. बहुत पहले जेईई एडवांस में इस टाइप का क्वेश्चन आया है, बट अब तो चूंकि वो एक स्टैंडर्ड हो गया तो किसी भी एग्जाम में ही हो, कम से कम ये तो पूछा ही जा सकता है कि रे क्या हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, ये तो पूछा जा सकता है ना. तो कम से कम वो आइडिया तो होना चाहिए कब ट्रैवल करेगा स्ट्रेट लाइन में? जब मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? कांस्टेंट. अगर वैरी कर रहा है तब कोई भी शेप आएगा. जैसे कुछ क्वेश्चन है. फर्स्ट सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं. ये जो लोग ऑनलाइन होगा ना उसको दिक्कत हो रही होगी इस डायग्राम में. थोड़ा हम मैग्नीफाई, पहले जल्दी से एक डायग्राम, एक रफ स्केच ऐसा कर लो, सबको दिख रहा होगा. एक रफ स्केच कर लो. एक फिश है, एक बर्ड है ना. नीचे लिख दो फिश, ऊपर बर्ड. ड्रॉ दिस. बस इतना सा ड्रॉ कर लो, फिर क्वेश्चन पे आएंगे. 36 वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, एयर 1. सिंपल सा केस है. ड्रॉ कर लिए ना. ऊपर लिख दो बी, लिख दो नीचे एफ लिख दो. बर्ड एंड फिश, एयर एंड वाटर. और देख लो दोनों बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, नॉर्मल. हो गया, ड्रॉ कर लिए. क्वेश्चन है फाइंड एपरेंट हाइट ऑफ बर्ड. फाइंड एपरेंट हाइट. जनरली तुम रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ में रहते हो, और यहां क्या क्वेश्चन हो गया? फर्स्ट इज एपरेंट हाइट ऑफ बर्ड. तो इसका क्या मतलब हुआ? एपरेंट हाइट ऑफ बर्ड. एपरेंट हाइट ऑफ बर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? बर्ड. बर्ड है, ये बर्ड का पोजीशन है. बर्ड इज योर सोर्स. हाइट किसका बताना है? बर्ड का, है ना. तो ये सोर्स है, तो रे विल एमनेट फ्रॉम हियर. बस द मोमेंट यू ड्रॉ रे डायग्राम एवरीथिंग इज ओवर. ड्रॉ कर दो, एक ऐसा स्केच कर दो. ये बर्ड है, ये रे डायग्राम होगा. कौन सा फिनोमेना हो रहा है बताओ? रिफ्रैक्शन. किस सरफेस पे?
प्लेन. नाउ नो नीड टू राइट एनीथिंग नाउ. अब सीधा वैल्यू लिखना शुरू करते हैं. ये पॉजिटिव डायरेक्शन है. एंड लुक एट डायग्राम, इट्स अ नियर नॉर्मल इंसिडेंस और नॉट. इंसिडेंस कैसा है? नियर नॉर्मल. तो n2 का मतलब क्या हो जाएगा? 4/3. n2 का मतलब क्या होगा? 4/3 डिवाइडेड बाई v, वो तो बताना है. u का क्या साइन आएगा? माइनस. पॉजिटिव ये हो गया ना, तो u कितना माइनस, कितना माइनस 36, तो प्लस साइन हुआ. हाउ मच इज n1? बताओ v कितना आ गया, कैलकुलेट करो और v बताओ कितना आ गया. v is equal to 4/3 into 36. कितना होगा? 40 प्लस 48 या माइनस 48? तो वेयर इज बर्ड? इमेज कहाँ आ रहा है? तो प्लस उसके ऊपर, तो अपरेंट हाइट कितना हो गया? 48. हाउ मच इज अपरेंट हाइट? क्यों हाइट वर्ड आया वो समझ में आ गया. अब सेकेंड पार्ट तो खुद बना लोगे. फाइंड क्या? यहां से भी समझ में आना चाहिए. अगर मान लो ये क्वेश्चन ना बहुत लोग बना लेता, फाइंड अपरेंट डेप्थ ऑफ फिश, तो तुम क्या करते बताओ? फिश से, अगर फिश का बनाना होता तो क्या करते? कहाँ से रे इमनेट होता? फिश से. वो तो तुम सॉल्व कर सकते हो. तुरंत सोचना चाहिए था अगर बर्ड का निकालना है तो कहाँ से रे निकलेगा? बर्ड, आई मीन इट मस्ट इमनेट फ्रॉम बर्ड. जल्दी आंसर बताओ, सीधा लिखो वैल्यू. क्या लिखोगे? n1 कितना, आई मीन n2 कितना, आई एम वेरी सॉरी, 1. तो 1/v तो अननोन है. फिर तुरंत ओरिजिन, यहां से ऊपर जा रहे हैं तो ये ओरिजिन. u कितना? माइनस. तो बीच का साइन क्या? प्लस. और n1 कितना? 4/3. 4/3 ना. n2 1. क्या आंसर आ गया? क्या आंसर है आपको? -27. तो फिश -27, 36 था. तो यहाँ पे दिखेगा, ये f प्राइम कर देते हैं, ये इमेज होगा. और f प्राइम कितने डिस्टेंस पे? और ये b है, b प्राइम उसका इमेज है. कहाँ मिल रहा है? और ऊपर मिल रहा है कितने डिस्टेंस पे? 48. अब क्वेश्चन जो होगा ना ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, अब देखो c क्या हो गया. फर्स्ट और सेकेंड पार्ट नहीं होगा, थर्ड पार्ट हो सकता है. एट व्हाट डिस्टेंस विल बर्ड अपीयर टू द फिश? एट व्हाट डिस्टेंस विल द बर्ड, इसको अब ठीक से इस तरह से इंटरप्रेट करो. देखो, व्हाट डिस्टेंस विल द बर्ड अपीयर टू द फिश? तो ऑब्जर्वर इज फिश. हु इज ऑब्जर्वर? फिश. तो ऑब्जेक्ट कौन है? बर्ड. ऑब्जेक्ट कौन है? बर्ड. लेकिन अब फिश का भी 2 बार हमको रिफ्रैक्शन लेना होगा. यहां से आया फिर यहां आया, तो क्या डिस्टेंस हो जाएगा बताओ? यहां से किसके किसके बीच का डिस्टेंस? बी प्राइम एंड एफ प्राइम, या एफ एंड बी प्राइम. एफ एंड बी प्राइम ना. आप फिश तो अपने पोजीशन पे है. ये रे यहां से आया, ये वाटर में गया, ये रे किस तक पहुंच गया? फिश तक. तो फिश तो उसको देख पा रहा है. तो फिश अभी वाटर लेवल से कितना नीचे था? 36. बट उसको क्या अपीयर होगा? बर्ड 36 ही ऊपर है या 48 ऊपर है? तो बर्ड से कितना हाइट ऊपर हो गया? 36 प्लस 48. 36 प्लस 48. और लास्ट पार्ट क्या आंसर होगा? लास्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है? व्हाट डिस्टेंस विल द फिश अपीयर टू द. अब ऑब्जर्वर कौन है? बर्ड. तो बर्ड कितना ऊपर है वाटर लेवल से? 36. और फिश कितना ऊपर दिखेगा अपरेंट डेप्थ? 27. तो क्या आंसर हो जाएगा? 36 प्लस 27. समझ में आ गया ना? मतलब क्या क्या किस चीज को फिगर आउट करना जरूरी होता है? कौन ऑब्जेक्ट है और कौन ऑब्जर्वर है. रे कहाँ से इमनेट होगा? ऑब्जेक्ट से. रे हमेशा ऑब्जेक्ट से इमनेट होगा. सेकेंड, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं.
तो फिर डायग्राम पे सीधा आएंगे. A ray of light is incident at glass water interface at an angle I, small I होगा, and emerges finally parallel to surface of water. Find refractive index of glass. Let me इसी डायग्राम को देखते हैं केवल, और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं. ये म्यू है, म्यू W इज 4/3. डोंट ड्रॉ दिस डायग्राम में, ड्रॉ कर. अब देखो ये ग्लास वाटर पे क्या इंसिडेंट है, रे इंसिडेंट है. क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस है, I. कौन सा इंटरफेस है, ग्लास एंड वाटर. वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है. और फिर अगला रिफ्रैक्शन किसके किसके बीच हो रहा है, वाटर एंड एयर. तो ये तो पता है कि एंगल कितना है, C है, ये π/2 है. अब तुमको बताना हाउ मच इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस ग्लास, एन या म्यू जो भी है. तो क्या करेंगे, पैरेलल सरफेस है तो n1 sin θ1 इक्वल टू n2 sin θ2 इज इक्वल टू n3 sin. तो यहाँ क्या इक्वेशन लिखोगे, म्यू जी, म्यू कर लेते हैं चलो, केवल इक्वेशन लिखो यहाँ पे, म्यू जी साइन I, म्यू जी साइन I इज इक्वल टू, ये तो कुछ करना ही नहीं है, ये आर्क लिखें या आगे क्या लिखोगे बताओ, म्यू जी साइन I इक्वल टू सीधा ये सरफेस पे पहुंच जाए, कितना 1 इंटू साइन π/2. म्यू जी साइन I इज इक्वल टू 1 इंटू साइन π/2. ये समझ में आ रहा है, सब हर एक के लिए लिखना होगा या डायरेक्टली हम लोग जंप कर सकते हैं. लेकिन ऐसा कब हो सकता है, जब सबका थिकनेस क्या रहे, क्योंकि एंगल सेम रहेगा. तो आंसर आ गया, कितना आया देखो, how much is ng इक्वल टू ng sin I, म्यू जी साइन I, आई एम वेरी सॉरी, म्यू जी साइन I इक्वल टू क्या लिखे, 1 लिखे ना, 1 इंटू साइन π/2 1 है, तो how much is म्यू जी, 1/sin I. वही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और कुछ नहीं करना. समझ गए. अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, इसमें पहले ये छोटा सा डायग्राम है, जल्दी से ड्रॉ कर लो, सिंपल सा डायग्राम है, ड्रॉ दिस. हो गया, I R प्राइम. क्वेश्चन है, खुद से पढ़ो, देखो क्या करना है. रे ऑफ लाइट फ्रॉम डेंसर मीडियम स्ट्राइक्स अ रेयरर मीडियम एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस I. द रिफ्लेक्टेड रिफ्रैक्टेड रे मेक्स एन एंगल 90 डिग्री विथ ईच अदर. मतलब ये एंगल भी कितना है यहाँ पे, 90 डिग्री. वो शो कर दो, R रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री. Find critical angle. Find critical angle. Light, denser medium strikes a rarer medium. Light from denser medium strikes a rarer medium. ठीक है. इसको N1 मान लेते हैं, ये जो स्लैब की तरह दिख रहा है, और ये N2 है. how much will be critical angle, sin C क्या होगा, N1 and N2, which one is greater, N1. तो sin C क्या लिखेंगे, N1/N2 या N2/N1, N2/N1. sin C will be N2/N1, यही होगा ना. अब
n1 साइन आई किसके बराबर है? n2 साइन आर प्राइम, है कि नहीं? फिर नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम लोग? आर प्राइम प्लस आर भी पाई बाई 2 है, आर प्राइम प्लस आर ऑल्सो इज, एंड इन फैक्ट आर इज नथिंग बट आई और नॉट? आर और आई अलग है या सेम है? तो आई प्लस आर प्राइम प्लस आई इज पाई बाई 2, सो मच इज आर प्राइम इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस आई। तो यहां आर प्राइम की जगह क्या लिख दोगे? तो ये क्या आ जाएगा? n2 कॉस आई, आर प्राइम कितना है? पाई बाई 2 माइनस आई। तो हाउ मच इज एन, ये आ गया कॉस आई। हम लोग को चाहिए क्या? n2 बाई n1, तो यहां से n2 बाई n1 कितना आ रहा है? n2 बाई n1 इक्वल टू हाउ मच? tan i है, n2 by n1 is equal to tan i, n2 by n1 equal to tan i, but n2 by n1 is how much? तो sin c is equal to tan i, how much is c then? sin inverse tan i, ये आंसर हो जाएगा। क्रिटिकल एंगल इज sin इनवर्स tan i। हाँ, ये भी हो सकता है कि ऑप्शन में आई दिखे ही नहीं, आई की जगह क्या लिखा हो? आर। आई और आर अलग अलग है या सेम? सेम, वो भी लिख सकते हैं, इट अमाउंट्स टू सेम थिंग। लेकिन ये जो दिया हुआ है ये एंगल 90 डिग्री है। कुछ किसी को याद आता है कहीं कोई केस कुछ पढ़े थे वेव ऑप्टिक्स में कहीं? ये वेव ऑप्टिक्स में यहाँ मेंशन कर दो, एक टर्म होता है पोलराइजेशन, सुने हो नाम? केवल वेव ऑप्टिक्स तक ही नाम सुन के छोड़ दिए कि वेव ऑप्टिक्स का नाम सुने थे, उसमें आगे फिर छोड़ दिया सब कुछ। तो वहाँ पे एक टॉपिक क्या है? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन में देयर इज अ लॉ नोन एज ब्रूस्टर्स लॉ। ये भी नाम सुने हो? ब्रूस्टर्स लॉ। इसमें ऐसा ही कुछ होता है, अनपोलराइज्ड वेव इंसिडेंट होता है, ठीक है? रिफ्लेक्टेड वेव इज लीनियरली पोलराइज्ड एंड दिस इज पार्शियली पोलराइज्ड। एक पर्टिकुलर एंगल पे अगर इंसिडेंस होगा तब ऐसा होता है। इसमें दो चीज़ होगा, एक तो ये पोलराइज्ड होगा और दोनों रे के बीच का एंगल कितना होगा? 90। तो हम लोग वी गेट समथिंग लाइक दिस, ऐसा ही कुछ आता है। एनीवे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। चलो ये देखो, तो ये सब क्वेश्चन बना सकते हो। एक ट्रांसपेरेंट क्यूब है ऑफ साइड डी, खुद से पढ़ो। जस्ट फॉर अ मोमेंट थोड़ा सा जल्दी से एक डायग्राम ये ड्रॉ कर लो, फिर हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। एक क्यूब है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं होगी दो, बट दिया हुआ था एक क्यूब, थीटा एंगल μ1 μ2, केवल पॉइंट E दिख रहा है। पहले इंसिडेंस किस फेस पे था? AB। पहला रिफ्रैक्शन हुआ, फिर रिफ्लेक्शन हो रहा है किस फेस पे? BC। यही है ना? अगर ये डायग्राम हमको दिख रहा है तो पहला चीज, एक मोस्ट सिंपल क्वेश्चन ये हो सकता है, रिलेशन बिटवीन μ1 μ2 क्या बताओगे? एक बहुत एलिमेंट्री सा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? μ1 μ2 विच वन इज ग्रेटर? μ2। क्यों? कहाँ से कहाँ ट्रैवल करना होगा इसको? डेंसर टू रेयरर, सो μ2 इज ग्रेटर देन μ1। अब क्वेश्चन पे आते हैं।
ड्रॉ कर लिए डायग्राम, लुक एट दिस क्वेश्चन। ट्रांसपेरेंट क्यूब है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 एंड μ1 इज लेस देन μ2। एयर में नहीं है तो मेंशन करना जरूरी था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या रिलेशन है। अ रे इज इंसिडेंट ऑन फेस AB जो दिख रहा है एट एन एंगल थीटा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एट पॉइंट E ऑन द फेस BC। फाइंड थीटा। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन, उसको हम चेंज कर दिए, 4 ऑप्शन गिवन होगा, तो विच ऑफ फॉलोइंग इज थीटा, उसको हम लोग चेंज करके फाइंड थीटा ये बताना है। क्या करोगे अब सोच के देखो जल्दी से। फाइंड थीटा। तो नाउ अब टेक्स्ट की आवश्यकता नहीं है, सो लेट मी स्टिक टू दिस डायग्राम ओनली। अब डायग्राम से ही मतलब है केवल, हम लोगों को थीटा बताना है। तुरंत सोचना शुरू करो। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। क्या होगा, सबसे पहले इस एंगल को कुछ मार्क कर लेते हैं, फाई से मार्क करो। और ये पक्का है कि फाई इज ग्रेटर देन सी। मतलब साइन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो साइन फाई इज ग्रेटर देन साइन सी। साइन सी इसलिए हम लिखना चाहते हैं कि साइन सी आई नो, यहाँ पे कितना होगा, μ1 बाई μ2 या μ2 बाई μ1। क्या लिखोगे साइन सी? डिनोमिनेटर में कौन होगा, जो बड़ा है। कौन बड़ा है? तो क्या लिखें, साइन फाई ग्रेटर देन μ2 बाई μ1। ये एक इक्वेशन तो तुरंत लिख सकते थे। अब ये बताओ, ये एंगल तुरंत दिखने लगा इस पाई बाई 2 माइनस फाई और नॉट? क्या कोई इशू है स्नेल्स लॉ अप्लाई करने में? क्या लिखोगे यहाँ, μ1 साइन थीटा इक्वल टू क्या, साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू क्या, μ2 कॉस फाई, साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस फाई, सीधा लिखें कॉस फाई। इसको चेंज कर लेते हैं, कॉस फाई को कर देते हैं √1 माइनस क्या, साइन स्क्वायर फाई ना। अब तो हम मुझे साइन थीटा, यहां से साइन थीटा क्या हो गया, अब साइन थीटा इक्वल टू μ2 बाई μ1 इंटू √1 माइनस साइन स्क्वायर फाई। ये है, ये बताओ हमको। थोड़ा सा मैथमेटिकल हैट चाहिए। साइन फाई मस्ट बी ग्रेटर देन μ2 बाई μ1। तो अगर साइन फाई तुम इंक्रीज करते हो तो 1 माइनस है, तो ये टर्म क्या होगा, डिक्रीज। तो क्या होना चाहिए, अब आगे क्या लिखें, अगर हम साइन फाई की जगह यहाँ μ2 बाई μ1 पुट कर दें तो साइन थीटा क्या होगा, ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा?
व्हाट इज साइन हेयर? माइनस, अगर साइन फाई इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन ले तो चलो यहां से स्टार्ट करते हैं, तो ये इक्वल टू रहा। बट इफ साइन फाई इज ग्रेटर देन म्यू टू बाई म्यू वन, तो ये नंबर क्या होगा? कम होगा, तो थीटा भी क्या होगा? कम होगा ना। तो क्या लिखें यहां? साइन थीटा लेस देन क्या? म्यू टू बाई म्यू वन अंडर रूट क्या? म्यू टू स्क्वायर बाय म्यू वन स्क्वायर। हाँ, म्यू, ये साइन फाई यहां सही लिखा हुआ है, क्या होगा? म्यू वन बाई म्यू टू होगा ना, करेक्ट कर लो उसको। साइन फाई विल बी म्यू वन बाय म्यू टू, डिनोमिनेटर में क्या आएगा? साइन सी इज हाउ मच? विच वन इज ग्रेटर? म्यू टू, तो साइन सी क्या होगा? म्यू वन बाय म्यू टू, तो यहां क्या लिखें? करेक्ट दैट ऑल्सो, म्यू वन बाय म्यू टू। अब टेक म्यू टू बाई म्यू वन इनसाइड ब्रैकेट, तो क्या आंसर आ गया? स्क्वायर कर लो और आई मीन स्क्वायर रूट के अंदर ले जाओ, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? लेस देन अंडर रूट कितना? म्यू टू स्क्वायर बाय माइनस वन। तो हाउ मच इज थीटा? लेस देन साइन इनवर्स दिस, ऐसा आएगा। ठीक है? होगा ना? जैसे सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है, क्योंकि सेम क्वेश्चन को किसी दूसरी तरह से पूछा गया है। बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन है। देखो क्या है यहाँ, रीड दिस। रेक्टेंगुलर स्लैब ABCD, एक रेक्टेंगुलर स्लैब है ABCD, दिस इज ABCD, C and D। ये रे इंसिडेंट है, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज अल्फा, इसका मैक्स वैल्यू बताना है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, सराउंडिंग का N2 है। अ रेक्टेंगुलर स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, तो ये तुम्हारा स्लैब है ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, रेक्टेंगुलर स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 इज इमर्स्ड इन वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2। तो ये सराउंडिंग जो है वाटर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? N2। N2 इज N1 इज ग्रेटर देन N2, तो ये गिवन है N1 is greater than N2। A ray of light is incident at surface AB, इस पे इंसिडेंस है। The maximum value of angle of incidence alpha max such that ray comes out only from the other surface CD। किससे बाहर निकलना है उसको? CD से। वो कब होगा बताओ? यहाँ पे अगर रे डायग्राम ड्रॉ करो, डायग्राम इतना सा डायग्राम पहले ड्रॉ कर लो, ड्रॉ दिस मच। ओके, अब कैसे सॉल्व करोगे बताओ? रे डायग्राम कंप्लीट करो, जो पिछला क्वेश्चन था वैसा ही कुछ तो होगा। इनफैक्ट दोनों क्वेश्चन तो सेम है, यही है ना? कोई डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन यहाँ ऑप्शन देखो किस तरह से पूछा गया, डिफरेंट तरीके से पूछा गया। तो अब जरा जैसे वहाँ लिखे थे हम लोग, इस एंगल को फिर से तुम फाई मान लो,
ये फाई है, ये कितना होगा, पाई बाई 2 माइनस फाई, और साइन फाई को क्या होना होगा, ग्रेटर देन साइन सी। बट एक लिमिटिंग केस क्या होगा बताओ, उसमें रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ग्रेजिंग इमर्जेंस होगा, बट ऐसा भी लिख लेते हैं, इक्वल टू सी अगर है तो वो लिमिटिंग केस है या नहीं, फाई को उससे स्लाइटली तो ज्यादा होना होगा, यही है ना। तो क्या आ गया, हाउ मच इज साइन सी, साइन सी कितना, n1 डिनोमिनेटर में होगा, ठीक है, n2 बाई n1, ग्रेटर देन नहीं लेते हैं, मतलब वो इक्वल टू वाला साइन हम लोग यहाँ लिख के रखें लिमिटिंग केस के लिए, समझिए। अब क्या करें, यहाँ पे अप्लाई करोगे, क्या इक्वेशन लिखें, इसको पहले अल्फा मानते हैं, अल्फा मैक्स पे बाद में आएंगे, तो n1 या n2, n2 साइन अल्फा इक्वल टू हाउ मच, n1 cos फाई, cos फाई हो जाएगा ना, n1 cos फाई, तो क्या समझ में आता है, तो हम मुझे साइन अल्फा n1 बाई n2 cos फाई, how much is phi, अगर फाई, अब देखो यहाँ थोड़ा आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए, ये अल्फा है, n1 बाई n2 कांस्टेंट है, n1 बाई n2 कांस्टेंट है, ये बताओ इफ फाई इंक्रीजेस, if phi increases what will happen to cos phi, decreases तो what happens to alpha, decreases, alpha will decrease, ये बात समझ में आ रही है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमको चाहिए क्या, अल्फा या अल्फा मैक्स, अल्फा मैक्स कब होगा, जब cos phi has what value, maximum, now don't say कि cos phi का maximum value +1 होता है, तुम क्या करोगे, cos phi इक्वल टू +1 होता है तो साइन अल्फा एक ऑप्शन होना चाहिए, साइन इनवर्स n1 बाई n2, यू फील वेरी हैप्पी, कितना आसानी से हम क्वेश्चन बना लिए। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है ना, फाई का 90 होना यहाँ पॉसिबल है, नहीं हो सकता है, वो तो कभी होगा ही नहीं, तो वो काम नहीं करना है। अब तुमको फिर से अल्फा मैक्स कब होगा, कॉस फाई क्या मैक्सिमम, मतलब फाई क्या मिनिमम, फाई का मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए जरा हमको बता दो, TIR के लिए फाई को कम से कम C के बराबर होना होगा या नहीं, TIR के लिए फाई को कम से कम किसके बराबर होना होगा, C, उससे ज़्यादा ही होना होगा, तो मिनिमम क्या लेंगे, C, मिनिमम C लोगे तो कितना हो जाएगा, साइन फाई इक्वल टू n2 बाई n1, सो हाउ मच इज फाई, साइन इनवर्स n2 बाई n1, ये कब आ रहा है, जब फाई का कौन सा वैल्यू है, मिनिमम, मतलब अल्फा का कौन सा वैल्यू, मैक्सिमम, कौन सा ऑप्शन होगा बताओ, फाई की जगह क्या लिखोगे, cos of sin inverse n2 by n1, and how much is alpha, sin inverse, तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो सेम क्वेश्चन को दो तरह से पूछा जा सकता है, सेम क्वेश्चन मल्टीपल तरीका हो सकता है, ऑप्शन देख लो, ठीक से समझ लो क्या किए हम लोग। ये हमेशा याद रखना कि TIR का ना बहुत सारा क्वेश्चन होगा, तो हम लोग को, हम कुछ सैम्पल, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कुछ सैम्पल कंसिडर कर रहे हैं, कुछ सैम्पल कंसिडर करें। TIR में हमेशा पहले लिमिटिंग केस देखना चाहिए। लिमिटिंग केस में देयर इज़ नो रिफ्लेक्शन माइंड यू। लिमिटिंग केस का मतलब क्या होगा, लिमिटिंग केस अगर तुम ले रहे हो
इफ यू से कि दिस एंगल इज क्रिटिकल एंगल, तो रिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा है? वो तो ग्रेजिंग इमर्जेंस, वो क्या है? ग्रेजिंग। बट अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करें ना, मान लो मेरा क्रिटिकल एंगल आता है 30 डिग्री सपोज। नाउ इफ आई टेक एंगल ऑफ इंसिडेंस टू बी 30 पॉइंट, जितना 0 लिखना और 1 कर दें, थ्योरेटिकली दिस एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल और नॉट। अब कौन सा फिनोमेना हो जाएगा? लेकिन इस वैल्यू में और इस वैल्यू में क्या डिफरेंस है हमको बता दो, कुछ नहीं। तो TIR के क्वेश्चन में हमेशा क्या करते हैं, किसको करस्पॉन्ड करना चाहिए? C, दैट विल गिव यू लिमिटिंग केस। वहां से तुम आगे बढ़ा, उससे तुम्हारा जो इंसिडेंस है वो C से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, तभी TIR होगा। लेकिन C को आसानी से समझा जा सकता है, तो यहाँ पे वो क्लियर था। अल्फा का क्या वैल्यू निकालना था? मिनिमम नहीं था, क्या था? मैक्सिमम था। तो अल्फा मैक्सिमम कब होगा? जब हम फाई का मिनिमम लेंगे। तो फाई तो यहाँ पे है, मिनिमम कम से कम कितना एंगल होना ही होगा उसको? क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तब भी TIR नहीं हो रहा है, बट स्टिल उससे थोड़ा सा ज़्यादा हमको चाहिए, तो वो लिमिटिंग केस होगा। उस मिनिमम मैक्सिमम ये सब क्या है? लिमिटिंग केस है ना। तो अपने आप बात समझ में आती और उससे आंसर तक पहुँच गए, समझ गए। तो ऐसा ही क्वेश्चन जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस का, जहाँ क्या हो रहा होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और इसमें बहुत दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं एक और क्वेश्चन पे, देखो वो समझ में आता है या नहीं। नंबर 6, लास्ट। A ray of light is incident on glass slab at grazing incidence। इसका मतलब समझ में आ गया? एक ग्लास स्लैब है, उस पर इंसिडेंस कैसा है? ग्रेजिंग। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ स्लैब इज गिवन बाय n इक्वल टू 1 अंडर रूट 1 प्लस y। तो कैसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? वेरिएबल। इफ द थिकनेस ऑफ स्लैब इज d, डिटरमाइन इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ रे। बस यही हम बताना चाह रहे थे। क्या क्वेश्चन होता है? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ रे। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ रे। ये बहुत पहले ये क्वेश्चन JEE एडवांस का है, जब सब्जेक्टिव एग्ज़ाम हुआ करता था। बहुत ज़्यादा इसमें मार्क्स भी था, 6-8 नंबर रहा होगा कुछ, लेकिन बहुत ही सिंपल है। जो कुछ तुम आज सीखे हो उससे देखो तो क्या इक्वेशन हम लोग एक लिखे थे, चेक करो जल्दी से। dy/dx कुछ लिखे थे, कितना? अंडर रूट n² अल्फा स्क्वायर -1, ये था ना? राइट दैट, उसको लिखो सीधा, चेक करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, लिख लिए। कुछ अल्फा बताए थे हम कि इनिशियल कंडीशन से डिसाइड होता है। कहाँ पे इंसिडेंस है? कैसा इंसिडेंस है? ग्रेजिंग। तो एक ग्लास स्लैब ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसा ड्रॉ कर लेते हैं। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका फंक्शन दिया हुआ है? y का। ये एक्स एक्सिस है। यहाँ कुछ लिखा हुआ है, टेक ओरिजिन एट पॉइंट ऑफ एंट्री ऑफ रे। तो ये ओरिजिन लेते हैं अगर, तो पॉइंट ऑफ एंट्री ऑफ रे, ग्रेजिंग इंसिडेंस है, तो ऐसा इंसिडेंस है। तो हाउ मच इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? 90 डिग्री। क्या बताया था? कांस्टेंट इनिशियल कंडीशन से डिसाइड होता है। याद करो वो रिजल्ट, n1 sin θ1 इज इक्वल टू n2 sin θ2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो अल्फा इज इक्वल टू, ये एयर है तो 1 into sin π/2 है या नहीं, ये बताओ। n1 sin θ1 इज 1 into sin π/2, कितना आ गया अल्फा? 1। अल्फा इज 1 हो गया। अब जरा n² का वैल्यू पुट करो, dy/dx इक्वल टू, जल्दी से देखो क्या आता है। n² कितना है? 1 + y। अल्फा कितना है? बाई 1 - 1 टू द पावर हाफ। पूरे का पावर हाफ है ना, तो बड़ा सिंपल सा एक्सप्रेशन आ गया। केवल y है, हाउ मच इज dy/dx इक्वल टू y टू द पावर हाफ। ये बहुत बेसिक सा डिफरेंशियल इक्वेशन है, सब कोई सॉल्व कर सकता है। कैन यू सेपरेट वेरिएबल?
क्या लिखोगे? y माइनस हाफ dy इज इक्वल टू कितना? dx। अब देखो क्या है, यहाँ के बाद इंटीग्रेट करते हैं। इनडेफिनिट इंटीग्रल है माइंड यू। y टू द पावर माइनस हाफ का इंटीग्रल क्या होगा? 1/2 बाय 1/2 इक्वल टू x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का लिखना मस्ट। इनडेफिनिट इंटीग्रल है तो किसको लिखना चाहिए? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का वैल्यू किस पर डिपेंड करता है? इनिशियल कंडीशन। इनिशियली पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ओरिजिन है या नहीं? मतलब अगर x 0 है तो y को भी कितना होना है? 0। तो how much is C1? 0, right? As point of incidence is origin, so at x equal to 0, y is also 0. So how much is constant of integration? 0. Constant of integration is 0. अब constant of integration 0 है तो क्या आ गया तुम्हारा एक्सप्रेशन? What you get? क्या एक्सप्रेशन हो गया बताओ? 2√y इक्वल टू हाउ मच? x। स्क्वायर कर लेते हैं तो 4y इज इक्वल टू हाउ मच? तो y इक्वल टू कितना? क्या ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है? पैराबोला। तो कैसा पाथ ट्रेस करेगा? पैराबोला। और बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं था। y इक्वल टू कितना आ गया? x स्क्वायर बाय 4। इससे डिफिकल्ट कैलकुलस तो तुमको अब काइनेमैटिक्स में यूज़ करना पड़ता है। यहाँ तो कुछ भी नहीं था, बट क्या आइडिया होना चाहिए था जो हम लोग रिजल्ट डिराइव किए? क्या था वो फॉर्मूला? dy बाई dx इक्वल टू हाउ मच? √n स्क्वायर बाय -1। और अल्फा किससे डिसाइड होगा? इनिशियल कंडीशन। एक और पार्ट है वो तुरंत हो जाएगा, देखो तो। एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट वेयर रे एग्जिट्स फ्रॉम द स्लैब। कहीं ना कहीं से एग्जिट होगा ना। मान लो ये पैराबोला है, यहाँ ट्रेस करके यहाँ बाहर आएगा ना, तो किस पॉइंट पे बाहर आया? तो किस पॉइंट पे बाहर आया? y और x का रिलेशनशिप पता है। इस पॉइंट का, ये स्लैब का थिकनेस कितना है? d। तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना है बताओ? x निकालना है। y कोऑर्डिनेट d है या नहीं? तो यहाँ y की जगह क्या पुट कर दोगे? d। तो हाउ मच इज x स्क्वायर इक्वल टू 4d। सो हाउ मच इज x इक्वल टू 2√d। तो क्या कोऑर्डिनेट होगा? 2√d, d। ये सॉल्व हो, मैं आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। इसलिए मतलब मेरा एडवाइस ये होगा ना, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में स्पेशली, इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग सो मेनी क्वेश्चन, बेटर है प्रीवियस ईयर का ही केवल क्वेश्चन बना लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट तो नहीं है ना। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन सब आया है ना, उसी को सॉल्व कर लो। अगर बहुत टाइम नहीं देना चाहते हो, अगर टाइम हो तो जहाँ से सॉल्व करना है, बट बिल्कुल रूटीन सा चीज़, वही चीज़ रिपीट होगा, कुछ नया तो सीखोगे नहीं, कुछ वैसा वेरिएशन तो होगा नहीं। तो रूटीन बिल्कुल आइडिया होता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सॉल्व कर लें तो वो सफिशिएंट। लेकिन प्रीवियस ईयर में ये दिक्कत होगी कि जब तुम पूरा ऑप्टिक्स पढ़ लोगे तभी सॉल्व कर सकते हो। पूरा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ा होगा तो आसानी होगी, है ना। तो नेक्स्ट फ्राइडे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हो गया रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस। नेक्स्ट होगा रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। बस आज के लिए इतना ही।